हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। द ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ अल्फा बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। और यहाँ पर तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इन तीनों कंपाउंड्स का अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है तो इसका रेट क्या होगा, रेट का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा मॉलिक्यूल का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पहले होगा, कौन सा मॉलिक्यूल का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन एकदम लास्ट में होगा। तो वो ऑर्डर हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन वर्ड है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसका मतलब क्या है भाई? बहुत ही बड़ा सा वर्ड है, देखिए कितना लंबा वर्ड है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डीहाइड्रो एंड हैलोजिनेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया। सो इसका मतलब हो गया, ये जो मॉलिक्यूल्स है दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, पहले हमें दिया है, देखिए इस तरह का एक मॉलिक्यूल है ना। सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो है हमारा ये वाला, और थर्ड जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो है ये वाला मॉलिक्यूल। अब इन तीनों मॉलिक्यूल में अल्फा बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन एटम, एंड पहले है डी मतलब हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम। ये दोनों एटम ये मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा। ये है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब -HX, मतलब एक हाइड्रोजन एटम माइनस हो जाएगा और एक X मतलब हैलोजन, सो -HX मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये सब मॉलिक्यूल से हमें क्या करना है, हमें -HX और -HX करना है। तो भाई हमें पूछा क्या गया है, अब देखिए पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ दिस रिएक्शंस। तो ये जो तीन रिएक्शन यहाँ पर हम लिखे हैं, इसका रेट का ऑर्डर हमसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर हैलोजन क्या है, ये तीन जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर हैलोजन इज कॉमन। वो क्या है, वो है हमारा आई मतलब आयोडीन। सो यहाँ पर HX की जगह पर हम लिख देते हैं HI, है ना। यहाँ पर तीनों के तीनों सेम हैलोजेंस है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा रेट के बारे में। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं इसमें से HI हमें रिमूव कर देना पड़ेगा और उसके बाद रेट क्या होगा ये तीनों रिएक्शंस का। तो अब हमें एक चीज़ बताइए भाई कि कोई भी रिएक्शंस का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोई भी रिएक्शन का रेट डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है उसके जो प्रोडक्ट होगा, वो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसका स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा वो रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। ये बहुत सिंपल है ना। प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा कोई भी रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। कोई भी रिएक्शन जल्द से जल्द प्रोडक्ट बनाना चाहेगा क्योंकि प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है। तो ये आइडिया हमारा दिमाग में पहले रखना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा रिएक्शन रेट उतना ज़्यादा होगा। आया समझ में? तो हमारा पहला काम यह है कि भाई ये जो तीन रिएक्शन है इसका हमें प्रोडक्ट ढूंढना है। सेकेंड काम क्या होगा, वो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखना होगा। जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला रिएक्शन सबसे पहले होगा, उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो चलिए पहला काम शुरू करते हैं, प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। तो पहला वाला मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पर अगर HI माइनस हो जाता है
तो कैसा प्रोडक्ट होगा बताइए? अल्फा बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? अल्फा बीटा मतलब आयोडीन के एकदम पास में जो हाइड्रोजन है वो वाला हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। तो आयोडीन है आई, इसका पास में ये वाला कार्बन, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये वाला आयोडीन, ये दोनों निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा आयोडीन के पास वाला, और यहाँ पर देखिए आयोडीन के पास वाला, मतलब ये वाला हाइड्रोजन भी हो सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर मसला देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। तो पहले वाला प्रोडक्ट तो हम अभी बना देंगे। देखिए यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो अगर ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन निकल जाएगा तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। देखिए ये वाला प्रोडक्ट हो गया ठीक ऐसा, है ना। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। सेकेंड ऑप्शन का प्रोडक्ट देखिए, ये भी बहुत इजी है। ये वाला आयोडीन एंड ये वाला हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो ये वाला भी हम बना रहे हैं। देखिए ये वाला भी हम बना देंगे जल्द से जल्द, ऐसा हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाला जो प्रोडक्ट है, थर्ड वाला जो रिएक्शन है, उसका प्रोडक्ट में ये दोनों हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन में। तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा बताइए? देखिए अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, नंबर 1 वाला हाइड्रोजन अगर निकलता है तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, है ना। और अगर नंबर 2 वाला हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। अब देखिए प्रोडक्ट में अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, मतलब एक वाला हाइड्रोजन, नंबर 1 हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड आ रहा है मॉलिक्यूल का एंड में, है ना। मॉलिक्यूल का टर्मिनल एंड में डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर नंबर 2 वाला हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड आ रहा है मॉलिक्यूल का सेंटर में, मॉलिक्यूल का टर्मिनल में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। अगर हम सेकेंड हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो हमें क्या पता है? लिसन वेरी केयरफुली। कोई भी कंपाउंड का टर्मिनल में डबल बॉन्ड अगर होता है तो वो स्टेबल नहीं होता है। कोई भी कंपाउंड का अगर सेंटर में और अगर कोई भी और जगह पे डबल बॉन्ड आएगा, टर्मिनल एंड को छोड़कर कोई भी और जगह पे अगर डबल बॉन्ड आएगा तो वो वाला डबल बॉन्ड हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है देन द डबल बॉन्ड एट इट्स टर्मिनल एंड। तो फिर से सुनिए, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर टर्मिनल एंड छोड़कर कोई और जगह पर डबल बॉन्ड है तो वो वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर टर्मिनल एंड में डबल बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो हम प्रोडक्ट किसे बनाएंगे? कौन सा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे? हम नंबर 2 वाला हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर नंबर 1 वाला हाइड्रोजन को रिमूव किया तो टर्मिनल डबल बॉन्ड आ रहा है और हमें पता है टर्मिनल डबल बॉन्ड तो स्टेबल नहीं होता है ना। तो चलिए नंबर 1 हाइड्रोजन को हम रख देते हैं और नंबर 2 को हम रिमूव कर देते हैं। तो अगर नंबर 2 हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा हमारा ऐसा, मिडिल में हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो भाई देखिए आया समझ में। अब हमें तीनों का तीनों हमें प्रोडक्ट मिल चुका है, तीनों रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। तो अब हम सेकेंड काम करेंगे। हमारा पहला काम था प्रोडक्ट ढूंढना, हम ढूंढ चुके हैं प्रोडक्ट। अब हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ दिस 3 प्रोडक्ट्स। ये 3 प्रोडक्ट में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा सबसे कम स्टेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं सोचना। तो बताइए एक चीज़ भाई, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी देखने के लिए 5 चीज़ देखना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्या है वो 5 चीज़? देखिए एक निमोनिक है, वो है AERHI, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल केमिस्ट्री लाइफ। ये हमेशा केमिस्ट्री में लगेगा। AERHI, ये हमेशा याद में रखना है आपको।
देखिए यहाँ पर AERHI ये 5 अलग अलग इफेक्ट्स है। तो ये 5 इफेक्ट से अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेगा तो आपको उसका स्टेबिलिटी पता चल जाएगा। कैसे? अब दिखाते हैं हम आपको कैसे ये होगा। तो चलिए ये ए को पहले समझ लेते हैं। ए इज आवर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। ई का मतलब है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आर मतलब रेजोनेंस। H is our hyper conjugation and the last one is I मतलब inductive effect। तो ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। अपना नाम भूल जाइए तो ठीक है, लेकिन आयर ही को अब कभी नहीं भूल सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप है ये आयर ही। इससे सब कंपाउंड का स्टेबिलिटी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे हम इसे यूज करेंगे ये कंपाउंड्स के ऊपर। तो आयर ही का मतलब हुआ 5 इफेक्ट। ए मतलब एरोमेटिसिटी, ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आर इज रेसोनेंस, एच इज हाइपर कंजुगेशन एंड आई इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो कोई भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी देखने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा उसके पास एरोमेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर उसके पास एरोमेटिक प्रॉपर्टी है देन द मॉलिक्यूल विल बी वेरी वेरी स्टेबल। उससे ज़्यादा स्टेबल कुछ और हो ही नहीं पाएगा। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है उसके बाद हम देखेंगे उसके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है या नहीं। उसके बाद एरोमेटिक अगर नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से उसे जांच करेंगे। अगर उसके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है तो हम उसे जांच करेंगे रेजोनेंस से। क्या उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं। अगर रेजोनेंस भी नहीं होगा उसके पास देन हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन के लिए। और अगर हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा देन एट लास्ट, सबसे लास्ट में हम देखेंगे उसके पास इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं। अब ये होता है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इस तरह हमें धीरे धीरे देखना पड़ेगा। कोई भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे किससे? हम शुरू करेंगे हमारा जो पहला कंपाउंड है, हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, पहला रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये वाला से हम शुरू करेंगे। तो देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है एरोमेटिक है या नहीं, पहले ये बताइए। हमें पता है कि एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना पहले ज़रूरी होता है। कोई भी चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स कभी भी एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। तो एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि बेंजीन हमारा एरोमेटिक है तो ये तो साइक्लिक ही नहीं है। तो इन तीनों में देखिए एक भी कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो कोई भी कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी नहीं होगा। तो ए हम काट दिए। तो अब हम किससे देखेंगे? ई का मतलब था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स चाहिए, है ना। जैसे कि हेलोजन हो गया, जैसे कि एल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप चाहिए। एक एक फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स होता है। तो एक चीज़ बोलिए, ये जो 3 प्रोडक्ट है यहाँ पर कहीं आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई। एक में भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है मतलब कौन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखा इसे? इसका मतलब ये 3 प्रोडक्ट में कहाँ पर भी कोई भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं है। आया समझ में? तो हम ये ई को भी हम काट दिए। अब हमें देखना है रेजोनेंस। रेजोनेंस है या नहीं ये तीनों में, बताइए आप। देखिए एक चीज ध्यान से, पहले स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पर हमें क्या मिला है? हमें मिला है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, है ना।
कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो कंजुगेटेड डाई इन, एक्चुअली डाई इन और डबल बॉन्ड एक ही चीज है ना। कंजुगेटेड मतलब एक डबल बॉन्ड, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद एक डबल बॉन्ड। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कंजुगेटेड डाई इन और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो बताइए, इस तरह के स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना, रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। कैसे होता है चलिए दिखाते हैं हम। अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, देखिए ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? हमें मिल जाएगा भाई साहब ऐसा वाला स्ट्रक्चर। एक माइनस यहाँ पर चला जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो हमें मिल जाएगा ऐसा वाला स्ट्रक्चर। और अगर ये डबल बॉन्ड इस तरफ टूटे तो मान लीजिए इसे हम काला ब्लैक पेन से दिखा रहा है, अगर ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ टूटे तो कैसा होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ, तो हमें और एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वो कैसा होगा? वो होगा ऐसा। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो देखिए ये हमें मिल गया कि पहले वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पर रेजोनेंस है ना। देखिए इस स्ट्रक्चर छोड़कर भी और दोनों स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। सो इन कंजुगेटेड डाइइन्स रेजोनेंस इज प्रेजेंट। दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है ये बहुत ही स्टेबल होगा, है ना। तो चलिए अब ये दोनों मॉलिक्यूल को देखते हैं, क्या यहाँ पर इन दोनों में क्या रेजोनेंस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ पर भी डाई इन जैसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। डाई इन मतलब दोनों डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर में दोनों डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, एक एक करके डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों में रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो हमें क्या मिला भाई साहब? हमें मिला ये जो पहला प्रोडक्ट है हमारा, ये इसमें है रेजोनेंस। तो ये पहला जो प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी लिख रहे हैं, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा? प्रोडक्ट स्टेबिलिटी में हमारा पहला नंबर किसका आया है? फास्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज मोर स्टेबल देन 2 and 3। हमें नहीं पता कि सेकेंड और थर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि पहला जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड और थर्ड से बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलिए, तो पहला वाला तो हो गया। अब हमारा दिमाग चलेगा दूसरा और तीसरे के लिए। तो रेजोनेंस के बाद हमारा आएगा क्या? आएगा H मतलब था हाइपर कंजुगेशन, है ना। तो हाइपर कंजुगेशन हम कैसे देखते हैं बताइए। हाइपर कंजुगेशन सबसे इजी चीज़ है, हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना होता है। हाइपर कंजुगेशन के लिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ता है, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो स्ट्रक्चर में हम कहेंगे उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है। फिर से सुनिए, जिन स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो स्ट्रक्चर में उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब भाई एक चीज़ हमें बताइए आप कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज़ होता है? अल्फा हाइड्रोजन आर दोज हाइड्रोजन which are directly attached with अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड रहता है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब फिर से एक नया टर्म आया है, भाई ये अल्फा कार्बन क्या चीज़ है? वेरी इजी, देखिए अल्फा कार्बन क्या होगा? द कार्बन which is attached
with a डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। कितना इजी है देखिए, ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। Which is our अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन हम किसे कहेंगे? जो कार्बन कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है हम उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ये प्रोडक्ट को ही ले लेते हैं। इन प्रोडक्ट में हम अल्फा कार्बन ढूंढते हैं। पहले चलिए, हमें बोला गया कि द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड विद ए डबल बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पर पहले बोलिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन कौन कौन सा है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है। देखिए ये है हमारा डबल बॉन्ड, तो ये जो कार्बन है ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन और ये वाला जो कार्बन है ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन। तो ये प्रोडक्ट में हमें दो डबल बॉन्डेड कार्बन मिल चुका है, नंबर 1 नंबर 2। अब बताइए भाई, अब हमें ढूंढना है कि कौन सा कार्बन एटम है जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। देखिए ये वाला जो कार्बन है इसके साथ कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ है नहीं, ये वाला कार्बन के साथ कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं, ये कोई काम का नहीं है हमारा। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है ना, ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन और ये वाला हो गया हमारा अल्फा कार्बन। आया समझ में? देखिए अल्फा कार्बन होगा वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो होगा। तो हमें यहाँ पर मिल गया इस स्ट्रक्चर में एक अल्फा कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये तो अल्फा कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि इसका आसपास कोई भी डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसे भी हम रिमूव कर देंगे, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन नहीं हो पाएगा। तो हमें मिल गया ये वाला कार्बन इज अवर अल्फा कार्बन। अब हमें ढूंढना है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलेंगे हम? जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए ये वाला हमारा अल्फा कार्बन, तो इसके साथ कौन कौन हाइड्रोजन जुड़ा है? ये वाला कार्बन के साथ है 2 हाइड्रोजन, है ना। देखिए ये वाला कार्बन है हमारा sp2, है ना। एक एक कार्बन के 4 हाथ होते हैं, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये इस कार्बन के एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ और 2 हाथ खाली था, तो वो 2 हाथ में है हाइड्रोजन। तो हमें मिल चुका है ये वाला कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मिला हुआ है, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना मिल गया हमें स्ट्रक्चर का अल्फा हाइड्रोजन? हमें मिल गया है ये स्ट्रक्चर में 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो इस तरह हम ढूंढ लिए कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा। तो इसमें मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। ये वाला प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट में हाइपर कंजुगेशन होगा। तो पहले हम ये प्रोडक्ट को देखते हैं, यहाँ पर क्या हाइपर कंजुगेशन है या नहीं। अगर ये वाला प्रोडक्ट में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो हम बता देंगे कि पहले वाला प्रोडक्ट थर्ड प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा तो स्टोरी थोड़ा अलग हो जाएगा। तो चलिए पहले ये वाला प्रोडक्ट का हाइपर कंजुगेशन चेक कर लेते हैं। तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा अल्फा कार्बन, पहले हमें ढूंढना पड़ेगा डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके बाद हम ढूंढेंगे अल्फा कार्बन, उसके बाद ढूंढेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर 2 है। देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड कार्बन और यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड कार्बन, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है कौन सा कार्बन? देखिए इस वाला कार्बन के साथ है ये वाला कार्बन अटैच्ड और ये वाला कार्बन के साथ है ये वाला कार्बन अटैच्ड। तो हमें मिल गया है कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें 2 था डबल बॉन्डेड कार्बन। पहले वाला प्रोडक्ट में भी 2 डबल बॉन्डेड कार्बन था, लेकिन उन दोनों में सिर्फ एक हुआ था हमारा अल्फा कार्बन। लेकिन इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही देखिए एक एक करके कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक, इसके साथ एक। तो यहाँ पर हमें कितना अल्फा कार्बन मिल गया? यहाँ पर हमें 2 अल्फा कार्बन मिला है, ये वाला एक और ये वाला एक। अब चलिए हम अल्फा हाइड्रोजन ढूंढते हैं।
इस वाला कार्बन को देखिए, इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन है ये वाला, तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखिए हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर है तो 3 हाथ खाली था, तो यहाँ पर हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये वाला कार्बन sp3 है तो इसके साथ है 3 हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन के साथ भी होगा हमारा 3 हाइड्रोजन। तो हमें मिला है टोटल 3 + 3, दैट मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, क्योंकि दोनों अल्फा कार्बन के पास टोटल में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमें मिल गया है भाई थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब वो प्रोडक्ट में भी हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, है ना। तो नंबर 2 और नंबर 3 प्रोडक्ट दोनों में ही हाइपर कंजुगेशन है। अब हम कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, दोनों के पास ही तो हाइपर कंजुगेशन है। अब हम देखेंगे किस में ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है। तो अब बताइए, यहाँ पर देखिए हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, मतलब जो स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आया समझ में इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखिए थर्ड जो प्रोडक्ट है उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो होगा ज़्यादा स्टेबल देन सेकेंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें मिला कि थर्ड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड वन। तो ये हमें मिल गया है भाई प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, है ना। तो पहले आ जाएगा नंबर 1 क्योंकि यहाँ पर तो भाई रेजोनेंस था, सेकंड में आ जाएगा नंबर 3 क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 दोनों में हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन नंबर 3 में ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो नंबर 3 इज मोर स्टेबल देन नंबर 2। तो हमें मिल गया प्रोडक्ट स्टेबिलिटी 1 इज ग्रेटर एंड देन 3, देन लीस्ट स्टेबल इज नंबर 2 प्रोडक्ट। तो अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था रेट क्या होगा, इन तीनों रिएक्शंस का रेट में से ऑर्डर क्या होगा। तो जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा रिएक्शन रेट क्या होगा, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पहले आएगा नंबर 1 क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट, देन आएगा नंबर 3 और देन आएगा नंबर 2, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी और रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर दोनों ही सेम होगा। तो आया समझ में। चलिए अब ऑप्शन को देख लेते हैं। सो ऑप्शन 2 को देखिए, ऑप्शन 2 में है 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2। तो हमें मिल गया हमारा आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन 2। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, है ना। होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो वेल। प्लीज़ रिमेंबर, ये आयर ही को आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो चलिए, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो थैंक यू ऑल।